वो क्या कहा जाए, क्या लाइट, लाइट का जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो डार्कनेस में करना पसंद करते हैं, और उनको कहा जाता है स्कोटोब्लास्टिक। तो ये दो किस्म के प्लांट्स हैं, स्कोटोब्लास्टिक भी हैं और फोटोब्लास्टिक भी है। फोटोब्लास्टिक ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जर्मिनेशन जो है वो लाइट में होना जो है वो बेहतर होती है। और आपके जो है स्कोटोब्लास्टिक जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो जर्मिनेशन होती है वो जो है वो डार्क जो है वो कंडीशंस में जो है वो होना बेहतर समझते हैं। देन द फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है जिसको ऑफन इग्नोर किया जाता है वो होता है सॉइल और ग्रोइंग मीडियम। देखें, ऐसा लाजमी नहीं है कि हमेशा आप जितने भी प्लांट्स कल्टीवेट करें वो सॉइल के अंदर ही करें। तो यहाँ पर ग्रोइंग मीडियम लिखने का जो मेजर रीजन है वो यही है कि कुछ लोग जो है वो नर्सरी के अंदर भी ग्रो करते हैं, कुछ लोग ट्रेस के अंदर भी ग्रो करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स आजकल आ गए हैं, ठीक है ना। वर्टिकल फार्मिंग का दौर आ गया है, गमलों के अंदर आप जो है वो पीट एंड मॉस मिक्सचर के अंदर भी जो है वो लगा सकते हैं। तो दोनों, जो भी आपका ग्रोइंग मीडियम, आइदर इट इज एन आर्टिफिशियल सॉइल और इट इज अ नेचुरल सॉइल, दोनों की क्वालिटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपके जर्मिनेशन के प्रोसेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखें, सॉइल का और ग्रोइंग मीडियम का प्रॉपर होना जरूरी है। अब कौन सी चीजें आपको मद्देनजर रखनी पड़ती है, वो यही होता है कि एरेशन हो उसके अंदर, ठीक है, ड्रेनेज उसकी सही है। ड्रेनेज वाली बात अगर आपको याद है, तो हम जो घर में गमले वगैरह रखते हैं उनके नीचे एक छोटा सा होल होता है। वो होल इसी वजह से किया जाता है कि ताकि जो पानी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो एक्सेस पानी है वो बाहर निकल जाए। तो आपका जो भी ग्रोइंग मीडियम है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उसकी जो एरेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर होना चाहिए। यानी कि वो खुला खुला सा हो, बिल्कुल कॉम्पैक्टेड जो है वो आपका ग्रोइंग मीडियम ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेस्पायरेशन नहीं होगी तो आपकी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो एयर अगर सिस्टम में नहीं होगी या जहाँ पर सीड आपने लगाया है उसको प्रॉपरली अगर एयर नहीं मिलेगी तो आपकी जर्मिनेशन का जो इनिशिएशन है वो नहीं होगा। दूसरी बात कि ड्रेनेज ना हो, सही होना चाहिए। देखिए, अगर ड्रेनेज सही नहीं होगी तो वहां पर फ्लडिंग कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, और जो हम वाटर में पढ़ के आए हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो वहां पर जो है वो होती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिएंट कंटेंट। देखें, जैसे ही उसका रेडिकल निकलता है तो वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स अपटेक करना जो है वो शुरू हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जर्मिनेशन के टाइम पर आमतौर पर होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई आप बेसल डोज ऑफ फर्टिलाइजर दे दें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, डीएपी जो है वो एज अ बेसल डोज नहीं देते। देखें, डीएपी सिर्फ फास्फोरस का नहीं है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नाइट्रोजन ऑल्सो, ठीक है। तो बेसल डोज जितना भी आप देते हैं ये इस बात को मेक श्योर करता है या इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी सॉइल में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट की ग्रोथ एंड यील्ड वाले साइकिल में एक अहम रोल प्ले करते हैं, वो उसमें वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो लाइट एक तीसरा फैक्टर है। कुछ को जो है वो लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन को तेज करने के लिए, उन प्लांट्स को हम कहते हैं फोटोब्लास्टिक। कुछ को जो है वो अंधेरा चाहिए होता है, उनको स्कॉटोब्लास्टिक कहा जाता है। देन द फोर्थ फैक्टर इज सॉइल और ग्रोइंग मीडियम। आपका जो भी ग्रोइंग मीडियम है, आइदर इट इज अ नेचुरल सॉइल, आर्टिफिशियल सॉइल, इट इज अ कंपोस्ट, इट इज पीट एंड मॉस मिक्सचर, इट इज अ कोकोनट शेल्स मिक्सचर, जो वुड चिप्स के अंदर आप लगा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशनल मीडियम आपने अपने सीड्स को ग्रो करने के लिए लगाया है, उसके अंदर एरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेनेज उसका इम्प्रूव्ड होना चाहिए या बेहतर होना चाहिए, एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ दैट मीडियम शुड बी बेटर, सो दैट द सक्सेसफुल जर्मिनेशन कैन हैपन। तो ये जो चीजें हैं, देखें टेक्निकली ये लिख के पढ़ा देता है तो आपको भी ऊपर से गुजर जाती, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इनटू अ मोर डिटेल्ड वे कि क्यों एरेशन क्यों जरूरी है, why, what is the impact of drainage on seed germination, and why plants need nutrient content। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, कि आपने जो भी चीजें दी हैं सॉइल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो हैं लेकिन कौन सी फॉर्म में है।
ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी जर्मिनेशन के अंदर। द नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंपटीशन। अब कंपटीशन कहाँ पर होगा? कंपटीशन होगा आपके ग्रोइंग मीडियम के अंदर, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं जैसे कि वीड्स हैं उनके बीच में, और आपके जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि भाई टिलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जीरो टिलेज के अंदर जो है वो कर, बगैर टिलेज के जो है वो सीड्स को जो है वो शो कर दिया है, तो वहां पर बहुत बड़ा कंपटीशन होगा फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन द प्लांट जो आपके लगे हुए हैं सॉइल के अंदर, जिसमें आपके वीड्स आ जाते हैं एंड द न्यू जर्मिनेटिंग सीड्स। तो ये ही वजह है कि हम ये कहते हैं कि भाई आपको टिलेज करनी चाहिए, मिनिमल टिलेज करें, थोड़ी करें, या फिर अपनी फील्ड्स को जो है वो वीड फ्री रखें। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर इसका इम्पैक्ट आपके सीड्स की जर्मिनेशन पे पड़ेगा। और जर्मिनेशन पे इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो वो क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं जिसमें आपकी लाइट हो गई, आपका वाटर हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनके बीच में मुकाबला हो जाता है। क्योंकि वीड्स पहले ही ग्रो कर चुके होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी या उनका जो अपटेक पावर है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द न्यू जर्मिनेटिंग सीड। तो दिस इज हाउ the things are working and these are the important जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सीड जो है वो जर्मिनेशन को कंट्रोल करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, अब ये इससे मिलती जुलती इसका अपोजिट है सीड जर्मिनेशन का, जिसको हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। ठीक है? डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि भाई सीड जो है वो सो रहा है। ठीक है? सीड डॉर्मेंसी जो है वो एक ऐसा जो है वो स्टेज है, या एक ऐसी जो है वो स्टेज है सीड की लाइफ की, जिसके अंदर आपका जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होता। अब इसके जर्मिनेट ना होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कभी कभार हम ये कहते हैं कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट है जर्मिनेशन की वो सही तरीके से नहीं है, इसी वजह से सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहे। लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जितनी भी कंडीशंस होती हैं सीड की जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड, वो सारी आइडियल होती हैं, बेहतर से बेहतरीन होती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि हमारी जो सीड है उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। सो सीड डॉर्मेंसी एक ऐसी स्टेट है, स्टेट का मतलब है स्टेज है या हालत का नाम है, जिसमें हमारे जो सीड्स हैं वो अनएबल टू जर्मिनेट होते हैं। ठीक है? अब ये दोनों इसके भी जो है वो ऑप्शंस हैं। In some cases, it is very beneficial and in some cases, it is very dangerous. बेनिफिशियल किस कॉन्टेक्स्ट में ये सीड डॉर्मेंसी होती है? कि जब आपने सीड्स वहां पर लगा दिए हो जहां पर उनको सही तरीके से परफॉर्म सॉरी जो उनकी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ना मिले। तो इन उन मामलात में, उन हालात में जहां पर सीड कहीं गलत जगह पर जो है वो डिस्प्लेस किया गया हो या गलत जगह पर शो किया गया हो, या उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो वहां पर बेहतर नहीं थी, तो अगर वहां पर उसकी जर्मिनेशन नहीं होती, वो डॉर्मेंट रहता है, सो दिस इज गुड थिंग। क्योंकि अगर उसका जर्मिनेशन का प्रोसेस हो भी जाता तो आगे चल के उसको और मुश्किलात का सामना करना पड़ता, और आपके जितने भी कीमती रिसोर्सेज थे, सीड्स थे, वो सारे के सारे जाया हो जाते। तो इन केसेस में सीड डॉर्मेंसी जो है वो बेनिफिशियल होती है। लेकिन जब आपने सब चीजें जो है वो बेहतर से बेहतरीन रखी हुई हैं, उसके बाद भी नहीं होती, तो वहां पर इसका बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है? तो सीड डॉर्मेंसी जो है वो एक नेचुरल भी है, एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है? और एक अडेप्टिव मैकेनिज्म भी है। नेचुरल का मतलब ये है कि ये कुदरत की तरफ से जो है वो सीड्स को दिया गया है। अडेप्टिव का मतलब ये है कि इन्होंने अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपनी लिविंग कंडीशंस के साथ या अपने इकोसिस्टम के साथ जो है वो रहने के लिए जो है वो डेवलप किया है। इसमें क्या होता है कि सीड्स की प्रीमेच्योर जर्मिनेशन नहीं होती, या वहां पर इनकी जो है वो जर्मिनेशन को सीड अज खुद अपने आप को जर्मिनेट होने से रोक देता है, खास तौर पर उन जगहों पर या उन हालात के अंदर जहां पर उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हो वो नॉन फेवरेबल हो।
सीड डॉर्मेंसी की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि आपके सीड के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आमतौर पर क्या होता है कि सीड की जो मेच्योरिटी होती है फील्ड के अंदर, जब एक आपका क्रॉप लगा होता है, वो अगर सही से नहीं हुई होती तो आपके जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते। या फिर सीड के अंदर कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो स्टिल एमेच्योर है, या उसके अंदर कोई दूसरे प्रोसेसेस हैं जो सही तरीके से नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपका जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो फिजियोलॉजिकल जो डोरमेंसी है वो टोटली डिपेंड करती है सीड की क्वालिटी पे और सीड की मैच्योरिटी पे। हम क्या करते हैं, कभी कभार मार्केट में रेट बहुत ज्यादा होता है तो हम कच्चे सीड ही जो है वो तोड़ के बेच देते हैं। अब वो हमने तो बेच दिए, लेकिन उसकी जो ग्रोथ थी या उसका जो राइपनिंग पीरियड था सीड का, वो सही तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता कोई भी सीड, एंड अल्टीमेटली उसकी जो जार्मिनेशन होती है वो नहीं होती। So physiological dormancy is a type of seed dormancy which usually occur due to the physiological imbalance within the seed। ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसका एम्ब्रियो इमेच्योर हो सकता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से जो है वो परफॉर्म ना कर पा रहे हो, या उसकी जो एज थी वो अभी मेच्योरिटी की तरफ आई नहीं थी, सीड प्रॉपरली बना नहीं था, उसके अंदर पहले से ही कोई बीमारी लग गई थी, कुछ किसी जो है वो पेस्ट ने या किसी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट ने उसको जो है वो खा लिया था। तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी डॉर्मेंसी आए तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। उसका जो दूसरा टाइप है डॉर्मेंसी का उसको कहा जाता है फिजिकल डॉर्मेंसी। फिजिकल डॉर्मेंसी को आम जबान में हार्ड शीट डॉर्मेंसी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी फॉर्म है सीड डॉर्मेंसी की जिसमें क्या होता है कि आपका जो सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और उसमें से वाटर की जो इम्बाइबेशन होती है वो नहीं हो पाती। सीड कोट को टेक्निकल लैंग्वेज में टेस्टा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो टेस्टा होता है या सीड कोट होता है ये हार्ड मटेरियल बन जाता है या इम्परमिएबल होता है। अब ये अगर इम्परमिएबल है तो इसमें से इम्बाइबेशन नहीं होगी, और अगर इम्बाइबेशन नहीं होगी तो फिर आपके सीड के जो अगले वाले प्रोसेस हैं वो कैसे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल डॉर्मेंसी। और इस फिजिकल डॉर्मेंसी को जो है वो तोड़ने के लिए हम स्कैरिफिकेशन या फिर दूसरे फिजिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे हम उस मखसूस सीड की जो डॉर्मेंसी है उसको जो है वो हम तोड़ सकें। तो फिजियोलॉजिकल यानी कि उसके इंटरनल जो है वो मैकेनिज्म के अंदर कोई मसला है, उसका एम्ब्रियो इमेच्योर है, उसके अंदर कोई बीमारी थी, उसकी ग्रोथ सही नहीं हुई थी, या उसके अंदर जो मौजूद फूड है वो इतना रिजर्व फूड इतना नहीं था, सेल पहले से ही आपका जो सीड है वो मर चुका है, या फिर उसके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो सही से नहीं हो रहे। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो डॉर्मेंसी सामने आती है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। और अगर फिजिकल डॉर्मेंसी में क्या होता है कि आपका जो सीड कोट होता है जिसको टेक्निकली टेस्टा कहा जाता है वो बहुत हार्ड होता है, उसमें से कोई भी चीज लिक्विड या गैसेस जो है वो इम्परमिएबल नहीं होती, ठीक है, उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई द फिजिकल डॉर्मेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज अ हार्ड सीड डॉर्मेंसी। इस टाइप की डॉर्मेंसी को फिर खत्म करने के लिए हमें बहुत सारे जो है वो हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तीसरी जो फॉर्म है वो है मार्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी। मार्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी से थोड़ी चेंज है, वहां पर एम्ब्रियो इमेच्योर था, यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो फुली डेवलप्ड है, लेकिन उसको कोई चीज है जो रोक रही है, कोई ऐसा फिजिकल बैरियर आ गया है या फिर स्ट्रक्चर आ गया है सीड के अंदर जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पा रही, या उसकी जो जार्मिनेशन है वो नहीं हो रही। अब इसमें एम्ब्रियोज की जो शूट है या रूट है वो भी एक बैरियर बन जाती है कि भाई प्लूम्यूल जो है सीड कोट फटता नहीं है टाइम पर, प्लूम्यूल की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, वो इमर्ज नहीं हो पाती सही तरीके से। तो ये जनरली तीन टाइप्स की जो है वो डॉर्मेंसी होती है, फिजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल जिसमें शीट के इंटरनल मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हो, उसके बाद दूसरी होती है फिजिकल डॉर्मेंसी जिसमें आपका जो शीट कोट होता है वो बहुत हार्ड और इम्परमेबल हो जाता है, एंड देन द थर्ड वन इज द मार्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी।
I will take a 1 minute break, please, guys. I'm coming back. Be there. Okay, guys. तो सीट डॉर्मेंसी कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से जो है वो सामने आती है? उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। याद रखें, जो सीड जर्मिनेशन को इम्पैक्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उन्हीं के दरमियान अगर कोई अप एंड डाउन आ जाए, या उन्हीं के दरमियान अगर कोई थोड़ा बहुत जो है वो इशू आ जाए, तो वहां पर जो है वो डॉर्मेंसी जो है वो वाकई हो सकती है। सीड्स को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो सेंस कर सकते हैं कि भाई इन्वायरमेंट के अंदर क्या चल रहा है, ठंड है या गर्मी है, पानी है हमारे इर्द गिर्द या नहीं है, लाइट कैसी है। तो देखें, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि जब वो सेंस कर सकते हैं तो वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस इज द एडॉप्टिव मैकेनिज्म, कि अगर उनको ऐसा लगेगा चीज को कि भाई यहाँ पर जो है वो पानी की कमी है, तो उसको हम कहते हैं फिर भाई इन्वायरमेंटल जो है वो डॉर्मेंसी है, कि सीड बिल्कुल सब कुछ सही है लेकिन कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर वहां पर आ गया है जो कि उसको जो है वो जर्मिनेट होने से रोक रहा है। तो ऐसी इनको कहा जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो देखें, जब वो एनवायरमेंटल कंडीशंस उसकी बेहतर हो जाती हैं, उसको जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो जब वो देखता है, सेंस करता है या फील करता है कि भाई जो जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड थी वो अब बेहतरी की तरफ आ गई हैं, इनफ है मेरी ग्रोथ के लिए, तो फिर अगेन वो अपने आप को जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो डाल देता है। ओके। उसके बाद आ जाती हैं केमिकल इनहेबिटर्स। देखें, कुछ सीड्स के अंदर जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनके अंदर जो है कुछ केमिकल जैसे जो है वो डेवलप हो जाते हैं, या उनको लगाए जाते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनके अंदर जो है वो उनकी कंटामिनेशन हो जाती है, जो क्या करते हैं, आपके सीड को जो है वो जर्मिनेट होने से रोक देते हैं, यानी कि उनको डोरमेंट फॉर्म में रख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी लीचिंग करवाते हैं, या उनको फिर जो है वो वॉश करवाते हैं, ताकि वो उस शीट में से निकल जाए और इसकी जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाए। तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रीडेशन एंड डिस्पर्सल। जब किसी भी सीड को किसी ऐसी जगह पर डिस्पर्स किया जाए जहां पर उसको लगे कि मुझे यहाँ पर खतरा है, खतरे से मुराद ये है कि उसको वहां पर जो है ये फील हो जाए कि भाई मुझे यहाँ पर कोई शिकारी आके खा जाएगा, या यहाँ पर कोई घास फूस चरने वाले जानवर आ जाएंगे, तो सीड्स क्या करते हैं, खुद को डॉर्मेंट ही रखते हैं। ये भी देखें, इनके अंदर इतनी बड़ी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है। तो सीड सिर्फ उसी कंडीशन में जो है वो जर्मिनेट हो सकते हैं जब उनको एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो डिस्पर्स किया हो, या फिर जो है वो पेरेंट प्लांट जो है उसके जो सीड्स हैं वो उस जगह पर जो है वो फेंके गए हों या गिरे हों जहां पर उसकी जो कंडीशंस हैं ग्रोथ के लिए वो सुइटेबल जो है वो मानी जाती हो। तो दिस इज द थ्री फैक्टर्स। अब सीड डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक किया जाता है? ठीक है। पहला है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चिलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको ठंड में रख देते हैं। कुछ सीड्स के अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए या जर्मिनेशन को जो है वो परफॉर्म करने के लिए
उनको स्ट्रेटिफिकेशन से गुजारा जाता है। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को क्या कर देते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में डाल देते हैं या फिर मॉइस्ट कंडीशंस में डाल देते हैं। जैसे उनको लगे कि विंटर आ चुका है, जैसे वीट अभी अगर आप लगाएंगे तो शायद उसकी जर्मिनेशन सही से ना हो, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो अभी तक जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर देते हैं, कोल्ड थेरेपी देते हैं सीड को, जिससे उसकी जो जर्मिनेशन है वो एक दफा फिर से जो है वो स्टार्ट हो जाती है एंड सीड स्टार्ट टू ब्रेक। उसके बाद है स्कैरिफिकेशन। अब स्कैरिफिकेशन जो है ये फिजिकल डोरमेंसी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी डोरमेंसी जिसमें जो डोरमेंसी है वो रिलेटेड हो विद द हार्ड सीड कोड, तो उसको क्या किया जाता है, स्कैरिफिकेशन के प्रोसेस से जो है वो गुजारा जाता है। स्कैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं, उसको कोई कट लगा देंगे या उसको तोड़ देंगे शीट कोट को, ताकि इसमें इम्बाइबेशन का प्रोसेस हो एंड अल्टीमेटली एयर और जो गैसेस हैं वो उसके अंदर जा सकें एंड इवेंचुअली उसकी जो ग्रोथ है वो और बेहतर हो सके। तीसरा जो है वो है लाइट एक्सपोजर। कुछ जो है वो प्लांट्स की स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको जो है वो लाइट का जो है वो एक्सपोजर देके हम उनकी जो जर्मिनेशन है उनको जो है वो ट्रिगर करते हैं। उसके बाद जो चौथा आ जाता है वो है एजिंग। अब एजिंग में क्या होता है कि कभी कभार ये होता है कि सीड्स जो हैं वो फुली मैच्योर नहीं हुए होते, तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, उनको फिर स्टोर कर दिया जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, ताकि उनकी थोड़ी उम्र बढ़ जाए और उसके बाद जब उनको जो है वो ग्रो किया जाता है या फिर उसकी सोइंग की जाती है, तो उनके अंदर से जो जर्मिनेशन है वो बेहतर से बेहतर नजर आती है। सो ये चार तरीके थे। इसमें हमने पढ़ा स्ट्रेटिफिकेशन, इसका मतलब है चिलिंग स्पेस आप देंगे, इसको ठंड में रख देंगे, मॉइस्ट कंडीशंस में इसको डाल देंगे, ताकि सीड ये सेंस कर सके कि भाई अब ठंड आ गई है और अब मैंने ग्रो करना है। द सेकंड टेक्निक इज कॉल्ड इज स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथों से जो है वो इसको जो है वो तोड़ते हैं और अलाउ करते हैं वाटर एंड गैसेस को, ताकि वो पेनिट्रेट कर सकें सीड में। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द लाइट एक्सपोजर, जिसमें हम लाइट में रख देते हैं ताकि उनकी जिनको जर्मिनेशन के लिए यानी कि जो फोटोब्लास्टिक है, अगर कंटिन्यूसली जो है वो क्लाउडी वेदर रहेगा फोटोब्लास्टिक के लिए, तो वो कैसे जर्मिनेट होगा, तो उसको फिर आर्टिफिशियल लाइट में रख दिया जाता है ताकि वो जो है वो ग्रो कर सके। एंड द फोर्थ वन इज एजिंग। कभी कभार बहुत कम ये देखने को मिलता है कि सीड्स जो हैं वो, उनको अभी मैच्योर होने के लिए जो है वो कुछ टाइम की जरूरत होती है, और उनको मैच्योरिटी की तरफ लाने के लिए क्या किया जाता है कि जो सीड्स होते हैं उनको और ज्यादा जो है वो स्टोर करवा दिया जाता है, ताकि उनके अंदर जो है वो जो है वो रह सके एंड देन वी कैन इंश्योर देयर जो है वो जर्मिनेशन। उसके बाद एक छोटी सी जो है वो चीज है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई शीट डोरमेंसी की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डोरमेंसी आमतौर पर हमें पता होता है कि भाई डोरमेंसी इज लाइक अ प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है। डोरमेंसी जो है वो बाज औकात जो है वो हमें फायदा भी जो है वो दे देती है। ठीक है। तो देखें, सीड डोरमेंसी जो है ये इंश्योर करती है कि प्लांट्स को जो है वो उन्हीं टाइम पर जर्मिनेट किया जाए जब उनकी कंडीशंस फेवरेबल हों और वो बेहतर से बेहतर ग्रो सके। इससे एक फायदा ये होता है कि उन कंडीशंस के अंदर आपका प्लांट जो है वो जर्मिनेट नहीं होता जहां पर उसको बहुत सारे स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स के साथ जो है वो ग्रो करना पड़े, या फिर उसको जो है वो दूसरे मसाइल से जो है वो गुजरना पड़े। सीड डोरमेंसी अगर ना हो तो फिर क्या होता, आप अगर सीड्स को स्टोर करते वो वहां पर स्प्राउट हो जाते। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है कि देखें, जब आप सीड को हार्वेस्ट करते हैं किसी भी प्लांट से तो वो डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसकी डोरमेंसी के प्रोसेस के होने की वजह से हमें फायदा क्या होता है कि हम लॉन्गर टाइम ऑफ जो है वो
पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, सीड्स को स्टोर वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो दिस इज द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ जो है वो सीड डॉर्मेंसी। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे के पूरे कोर्स का जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स जिनको जो है वो फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फाइटो का मतलब है प्लांट्स एंड हार्मोन्स का मतलब है स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस जिनको एक मखसूस काम जो है वो असाइन किया गया हो, जो कि सीक्रेट किसी और जगह में किया गया हो और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो किसी और जगह पर हो रही हो। तो ऐसे प्रोसेसेस को या ऐसी सब्सटेंसेस को कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स। इफ यू वांट टू रीड देम इन डिटेल गो एंड रीड द फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी, वहां पर भी आपको यही पढ़ाए जाएंगे। तो प्लांट हार्मोन्स जो है फोटो हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकल जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं। सॉरी, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट्स की तरफ से, जो करते क्या है प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और सॉरी वेट। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, बेसिकली ये केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं या सीक्रेट किए जाते हैं प्लांट्स की तरफ से, और ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, लॉन्जिटिविटी को और इवन डेथ को कंट्रोल करने में। ठीक है, अब ये क्या है, ये बहुत छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के अंदर से जो है वो डेवलप किए जाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स को मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ जो है वो जंग लड़ाने के लिए। प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखें, प्लांट्स को हर वक्त जो है वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। ठीक है, और यही वजह है कि हमारे जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो बहुत एक अहम रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट्स को एक मखसूस किस्म की जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, एंड अल्टीमेटली उनकी जो ग्रोथ एंड यील्ड है उनको भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो याद रखें, एक सिंगल जो हार्मोन है या फाइटो हार्मोन है वो बहुत सारे सेलुलर एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हार्मोन्स एक ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो है वो कंट्रोल करते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो रोल है वो बहुत स्पेसिफिक हो। तो ये मल्टी डायमेंशनल काम करते हैं, दो या तीन चीजों को बहुत सारे हार्मोन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि दूसरे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे जो पहला हार्मोन है वो है ऑक्सिन्स। ठीक है, प्लांट के हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो उनकी डिस्कवरी के अंदर जो सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो ऑक्सिन था। ठीक है, वो ऑक्सिन ही था। ठीक है, और इस ऑक्सिन को डिस्कवर करने के लिए ठीक है, और इसको जो है जो है वो प्लांट हार्मोन्स की जो है वो कैटेगरी में। तो प्लांट हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें जो सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो था ऑक्सिन। ठीक है, अब ऑक्सिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है आपकी जो है वो प्लांट की जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उसमें से जो सबसे पहला प्रोसेस है या फैक्टर है या फंक्शन है वो है सेल एलोंगेशन। अगर आपको याद हो तो हमने जिंक के जो है वो सॉइल साइंस वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि भाई जिंक जो है वो ऑक्सीजन सिंथेसिस को जो है वो एनहांस करता है।
जिससे ये फायदा होता है कि ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाती है और आपके सेल की जो ग्रोथ एंड यील्ड है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, प्लांट्स की, सॉरी, नॉट द सेल बल्कि क्रॉप की। तो सेल की इलोंगेशन में बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब है सेल का बड़ा होना, साइज में बड़ा होना। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की सिक्रेशन होती है तो सेल इलांगेशन होती है, और जब सेल इलांगेट होगा तो एक स्टेज को आके पहुंचता है, उसके बाद ये फर्दर ग्रो नहीं करता और खुद को डिवाइड कर देता है इनटू द न्यू सेल्स। दूसरी जो बात है ऑक्सीजन की वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस से मुराद ये है कि ये प्लांट को एपिकल यानी कि ऊपर वाली तरफ जो है वो ग्रो करने में हेल्प करता है, और इसकी जो लेटरल ग्रोथ होती है यानी कि नीचे से इसकी जो ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि प्लांट का जो कद है वो पहले बड़ा होता है, ताकि वो अपने नीचे वाले जो लेटरल बड्स हैं या लेटरल ब्रांचेस उसकी जो ग्रोथ होती हैं वो उसको आराम से जो है वो संभाल सके। तो दैट्स वाई ये एपिकल डोमिनेंस का जो है वो फिनोमेना ऑक्सीजन की वजह से करवाया जाता है। दिस इज नेचुरल। आपने जब भी देखा होगा कि प्लांट पहले अपना कद बड़ा करता है फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, अगर ब्रांचेस पहले ही निकले, कद उतना ही रहे, तो प्लांट बड़ा ही नहीं होगा वो, क्योंकि ब्रांचेस गिरी रहेंगी नीचे। तो इसी वजह से एपिकल डोमिनेंस का जो फिनोमेना है उसमें भी जो है वो ऑक्सीजन्स अहम रोल प्ले करते हैं। और एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि प्लांट के सिर्फ कद को बढ़ाना है। ठीक है ना, उसकी जो ऊंचाई है या उसकी जो लंबाई है उसको बढ़ाना है, उसके जो साइड में जो ब्रांचेस आती हैं या सेकेंडरी या लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन का जो है वो रूट की ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रेविट्रोपिज्म को जो है वो सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि रूट को टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करवाता है। नीचे जो ग्रोथ होती है रूट की जो है टुवर्ड्स द ग्राउंड, उसको कहा जाता है ग्रेविट्रोपिज्म। इसके अलावा फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब है लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब है जो है वो टू जो है वो प्रोड्यूस या स्टिमुलेट है, वो अपनी ग्रोथ को उस सिमत में या उस जो है वो डायरेक्शन में जो है वो परफॉर्म करता है जिस तरफ लाइट हो। इट इज अ टाइप ऑफ जो है वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो कि लाइट की तरफ से आती है, और इसमें ऑक्सीजन एक बहुत रोल प्ले करता है। जनरली फोटोट्रोपिज्म का जो मेजर रोल है ऑक्सीजन का वो सनफ्लावर में देखने को मिलता है। सनफ्लावर की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यही वजह होती है कि वो सारा दिन सूरज की तरफ अपना मुंह जो है वो घुमा रहा होता है। सो ये पांच इसके एंड फंक्शन है। सेल को बड़ा करने में हेल्प करता है, सेल की, सॉरी, आपके जो प्लांट्स की जो चोटी वाली साइड है उसकी ग्रोथ को जो है वो ज्यादा करता है, नीचे वाली ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है, रूट्स को गहराई में जाने के लिए जो है वो जो है वो तैयार करता है, एंड देन प्लांट की जो ग्रोथ है टुवर्ड्स द सन उसको भी जो है वो, उसके लिए भी जो है वो आपको ये एक बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन्स। देन वी हैव जिब्रेलिन्स, ठीक है, जिसको हम जीए कहते हैं। जिब्रेलिन जो है उसकी डिस्कवरी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कवरी थी। ये एक साइंटिस्ट थे। आई हैव अ क्वेश्चन, आई थिंक सो, ट्रॉपिज्म मींस बढ़ना, मे बी। ठीक है, जिब्रेलिन्स जो है उनकी जो डिस्कवरी है वो बड़ी अहम जो है वो डिस्कवरी थी। और ये जो है वो किसी बीमारी के ऊपर रिसर्च जब कोई साइंटिस्ट कर रहे थे तो उनको जो है वो ये नजर आया था। पर्टिकुलरली राइस के अंदर जो है वो एक फंगस था जिसने जो है वो अटैक किया था, और उस फंगस का नाम, उस बीमारी का नाम था बैकेनी। ठीक है, बैकेनी डिजीज ऑफ राइस के ऊपर जो है जब ये कुछ साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये कंपाउंड डिस्कवर किया था जिसका नाम था जिब्रेलिन। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि वो जो फंगस था वो जिब्रेलिक एसिड जो है वो सीक्रेट कर रहा था। तो यहाँ से ही जो है वो आपका जो जिब्रेलिन्स है या जीए है उसकी जो है वो डिस्कवरी हुई। अगर हम जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस की बात करें तो ये स्टेम एलोंगेशन की जो है वो बात करता है, आपकी स्टेम को चौड़ा करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है।
आपकी जो लीव्स एंड रूट्स की जो ग्रोथ है उसमें भी एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। देखें अब इसके फंक्शंस उसके फंक्शन से चेंज है, ठीक है ना। रूट्स की ग्रोथ तो चलो हो रही थी ऑक्सीजन में, लेकिन लीव्स एंड ग्रोथ वो एपिकल डोमिनेंस का था, ये लेटरल ग्रोथ में स्टेम को चौड़ा कर रहा है, ठीक है। लीव्स की प्रोडक्शन को या ग्रोथ को बेहतर कर रहा है। उसके बाद जो तीसरा अहम रोल है जिब्रेलिन्स का या जिब्रेलिक एसिड का, वो है सीड जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन में जिब्रेलिक एसिड जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। आमतौर पर अब ये सजेस्ट किया जाता है कि जब आप सीड की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो सीड जर्मिनेशन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, आप जिब्रेलिक एसिड भी उसके अंदर जो है वो ऐड करें। सीड जर्मिनेशन के साथ साथ ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, यानी कि फ्रूट को बनाने में, उसके पकने में, एक्सेट्रा। लास्ट जो इसका जो काम है वो है फ्लावरिंग को रेगुलेट करना, कि भाई कब फ्लावरिंग को जो है वो इनिशिएट करना है, कैसे उनको जो है वो डेवलप करना है, वो बनेंगे कैसे। फ्लावरिंग से रिलेटेड जितने भी मामलात प्लांट के अंदर अगर कोई चीज बेहतर करती है या उनको स्पीड अप करती है तो वो जिब्रेलिन्स है या जिब्रेलिक एसिड है। तो 5 इसके फंक्शन है: स्टेम की इलांगेशन, रूट्स एंड लीव्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करता है, एंड देन इट रेगुलेट्स द फ्लावरिंग। तो ये जो है वो